गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द पेपर नंबर 6, न्यू सिलेबस सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड एज यू ऑल नो, ये जो सब्जेक्ट है हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज ऑफ FM, financial management, that is of 50 marks, and the second part is SM, that is again of 50 marks. And I will be taking the first part, financial management, of this paper number 6. As you know, इस टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यदि मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं और सीधे सीधे बात करूं कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। और जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, फंड्स की बात करते हैं, तो आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन उसका फाइनेंस है। Until unless your finance management or management of funds is not up to the mark or not proper, no one can survive. यार, हम अपनी रूटीन लाइफ में भी चले जाएं और अपने रूटीन डेली लाइफ की भी बात करें, तो भी हमारे लिए फंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नहीं करते हो, उस स्टेज पे नहीं आए हो, लेकिन यदि आपने अपने एल्डर्स को देखा है तो सर इनकम कहाँ से आएगी, कितनी कितनी इनकम हमारे पास जनरेट होगी, how much expenses we will incur in current period, फ्यूचर के लिए प्लानिंग क्या करेंगे, कहाँ कैसे हम मनी इन्वेस्ट करेंगे, कैसे उन्हें मैनेज करेंगे, ये सारा इज फाइनेंस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। बट हम एक लेमैन की, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात करेंगे कॉर्पोरेट्स की, हम यहाँ बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की, कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना फंड मैनेज करती है। पहले अपने स्टडी पैटर्न को समझ लें, फिर कुछ बात हम सिलेबस की करेंगे, एंड देन हम अपने चैप्टर बाय चैप्टर आगे मूव करेंगे। स्टडी पैटर्न इज वेरी सिंपल। वी विल कवर 100% सिलेबस फ्रॉम स्टडी मटेरियल फर्स्ट। पहले हम पूरा स्टडी मटेरियल कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू उसे परफेक्ट बनाएंगे। देन एडिशनल क्वेश्चन बैंक दैट आई विल प्रोवाइड, देन आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स। ये वो एक नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, लेकिन जिन्होंने भी कॉस्टिंग मुझसे पढ़ा है और पढ़ रहे हैं, उन्हें आइडिया है मेरा मेन फोकस, हमारा मेन फोकस एंड द टीचिंग स्टाइल इज टोटली डिफरेंट, कि हम सिर्फ और सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट एट दैट एक्सटेंट कि चीजें सिर्फ बुकिश नॉलेज तक नहीं रहे, उनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीकेट कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हमें समझ में आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, एज यू नो, बिल्कुल वैसे ही वैसे ही वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही हर चीज को कॉन्सेप्चुअली समझना है। कॉन्सेप्चुअली कंफर्टेबल होने के बाद सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, और सब्जेक्ट जब हमारे अंदर, हमारी रूटीन लाइफ में एप्लीकेबल होने लगता है ना, तो उसको पढ़ने का भी मजा बहुत अच्छी तरह आने वाला है। ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज प्रैक्टिकली ये वाला काम जहां फाइनेंस मैनेजमेंट की बात होती है, फंड्स मैनेजमेंट की बात होती है, फॉर अ लेमैन आई एम डूइंग सिंस नंबर ऑफ इयर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। इस सब्जेक्ट में हम स्टॉक मार्केट की भी बात करेंगे, हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात करेंगे। यस, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस एट दैट एक्सटेंट इन इंटर में उतने एक्सटेंट तक नहीं है, लेकिन बात डेफिनेटली करेंगे गाइस, इंटरेस्ट डेवलप करें कि क्या है फंड मैनेजमेंट की। जब बात है फाइनेंस मैनेजमेंट की बात है, तो हमारा ये पूरा सब्जेक्ट, मैं स्टार्ट करता हूं सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपको एक पैटर्न से लेके चलता हूं। ये पूरा सब्जेक्ट इज
क्लस्टरिंग अराउंड, एक 3 मेजर डिसीजन के आसपास ही क्लस्टर करता है। होल सब्जेक्ट, होल सिलेबस, ये पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट का जो आपका सिलेबस है, ये 3 सब्जेक्ट, 3 मेजर डिसीजंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के 3 मेजर डिसीजंस के आसपास घूमेगा। द 3 मेजर डिसीजन ऑफ फाइनेंस, फंड से रिलेटेड 3 सबसे मेजर डिसीजन कौन से हैं, जिसपे हमारा सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पूरा फोकस लगा के बैठा, वही ध्यान रखने का है, वही समझने का है, उसी पे काम करने का। गलती हुआ तो माफी नहीं। 3 major financial decisions. First one is financing decision. Second is investment decision. And third is dividend decision. मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं, कहां से अरेंज करें। सर पता है इन्वेस्ट कहां करना है, ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी माइंड में है, प्रोजेक्ट दिमाग में चल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज मनी नहीं है, फंड्स नहीं है। तो पहला सबसे मेजर डिसीजन ही हो गया, लेट्स अरेंज द फंड्स। लाओ, ढूंढो कौन देने को रेडी है। देने को बहुत सारे लोग हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, किससे लें? यस, ढूंढना पड़ेगा। सर इसमें भी सोचना पड़ेगा, हाँ बहुत डिटेल में सोचना पड़ेगा भाई। दैट्स द पॉइंट। सर हम तो सोचते रहते हैं पैसा कहां से आएगा, हमें कोई देने वाला नहीं है। यहाँ उल्टा है, देने वाला बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं, आपको सोचना है कहां से अरेंज करना है। सेकंड, सर मनी इज अरेंज्ड, फंड्स इज अरेंज्ड और फंड्स इज अवेलेबल, नाउ डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, कहां कहां इन्वेस्ट करें। लेमैन की तरह सोचो, एक वापस चलते हैं, एक लेमैन की तरह सोच के देखो। आप अपने घर में चलो, हाँ घर में तो जाने का काम ही है हमारा, हम कास्टिंग में भी हर बार घर पे लेके तो समझे चीजों को। घर में लेके चलो, आपके पेरेंट्स अर्निंग करते हैं, इधर बिजनेसमैन होंगे, सर्विसमैन होंगे, जो भी है, पैसा आ रहा है। सर्विस पर्सन से तो रेगुलरली सैलरी की फॉर्म में आ रहा है, बिजनेसमैन है तो आ रहा है। अब आ रहा है, इनकम आ रहा है, एक्सपेंसेस करने के बाद जो सेविंग्स बचता है उसे कहां इन्वेस्ट करें? बहुत सारे चॉइसेस सामने आ जाते हैं। सर एफडी बनवा दो, अब मदर आके बोलते हैं एफडी एफडी एफडी, फादर आके बोलते हैं नहीं मैं तो शेयर्स में लगाऊंगा, म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा, अरे नहीं मुझे उसमें बिलीव नहीं है। गोल्ड खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मेरे पास भी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, इन्वेस्टमेंट कहां करना है इसकी चॉइसेस हैं, या यूं कहें कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स अवेलेबल, प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। अब आप ये सोचो, आपको ये एनालाइज करना है, ये डिसीजन लेना है वेयर टू इन्वेस्ट। द सेकंड, मनी, पहला क्या, पहला क्या, इन्वेस्ट करना है, पैसा नहीं, लेट्स अरेंज इट। दूसरा क्या, मनी आ गई सर, इट इज अरेंज्ड, नाउ ट्राई टू इन्वेस्ट इट, वेयर टू इन्वेस्ट इट। एंड थर्ड, थर्ड तो इंटरेस्टिंग वन, पैसा कमा लिया, वी आर इन प्रॉफिट, वी अर्न प्रॉफिट, नाउ क्या करें? सर डिस्ट्रीब्यूट, जिनसे मनी लिया है उनको रिटर्न दे दो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नहीं यार नहीं, मैं नहीं देना चाहता। सर आपकी चॉइस नहीं है, शेयर होल्डर विल डिसाइड ना कि उन्हें डिविडेंड चाहिए या नहीं। ये भी होता है क्या? हाँ एक्चुअली क्वेश्चन सही है आपका, शी इज राइट। क्या कि सर डिविडेंड शेयर होल्डर पे डिसाइड करता है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं? ऐसा भी कैसे हो सकता है सर? बीइंग अ शेयर होल्डर मुझे बोलेंगे कंपनी डिविडेंड दे रहे हैं, हम तो बोलेंगे ना चाहिए। नहीं बेटा, समझेंगे, इसीलिए तो यहाँ बात कर रहे हैं। यदि ये इतना सिंपली डिसीजन बन जाता तो ये मेरा इतना बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया ही नहीं बनता। डिविडेंड डिसीजन, विल डिस्कस इट। तो ये 3
मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस, 3 मेजर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स बेस्ड डिसीजंस जो हमें इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करने हैं। एंड बिलीव मी, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल टुगेदर मोस्टली इन 3 के आसपास ही घूमता है। मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग कि इन 3 के पास ही सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो गया अपना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत वास्ट तक जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत आगे बहुत कुछ भी है, बहुत कुछ है। हाँ, आएंगे उस पर भी बात करेंगे, पहले सिलेबस पे काम कर लें। तो सबसे पहले डिसीजन पे बात करते हैं। फर्स्ट decision is my first decision on financial management, the first area is financing decision। मतलब source of funds, कहां से मनी अरेंज करें, source of fund। okay, let's start, just think about it। you are the finance manager, no? एक सेकेंड, ओके हाँ, क्या सोच रहे थे? हाँ, सोचना शुरू करो। आप एक फाइनेंस मैनेजर, ओके ओके ओके, आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है एंड नाउ आपके सामने मैं यूं रखता हूँ कि यार बताइए, चलिए फंड्स कहाँ से लाओगे? आपके माइंड में कौन कौन सी चॉइसेस आ रही? देखो, ये तो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मुझे जानता है, जो मेरे से पहले से पढ़ा हुआ, उन्हें पता है कि हमारा स्टडी पैटर्न यही है। मैं बोलूंगा जरूर, लेकिन आपके बोलने के बाद तो आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा ये चीज। तो बी रेडी फॉर इट। यस, कौन कौन से सोर्सेस से फंड्स अरेंज हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी आ रहा है, थ्रो। यस यू। ओके, द फर्स्ट वन, गुड, इक्विटी शेयर कैपिटल। बढ़िया सर, हम इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड्स अरेंज कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, उनसे कैपिटल कलेक्ट करेंगे और वो हमारा एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस बनेगा। परफेक्ट, वेरी गुड। यस, ओके, हाँ ठीक है, चलेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट वन, डिबेंचर, ठीक है। और कोई? यस, बैंक फाइनेंस। हाँ बोल सकते हो यार, जो भी दिमाग में आ रहा है। एंजल इन्वेस्टर्स, सर प्राइवेट इक्विटी, बेटा एक ही बात है, डिस्कस करेंगे। प्राइवेट इक्विटी और एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल। अच्छा, जी कहेंगे सर हमने शार्क टैंक देखा है। अरे वाह, बढ़िया। तो आपको बहुत कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट करने को मिलेगा इस सब्जेक्ट के साथ। चलिए, आपने कुछ मेजर फाइनेंशियल सोर्सेस, फंड्स के सोर्सेस लिस्ट आउट किए। यस, यू ऑल आर ओके, यू आर गुड। यही मेजर सोर्सेज हैं हमारे पास। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर से, इन्वेस्टर से मनी लेना, इन्वेस्टर से कैपिटल अरेंज करना, एंड दैट विल बी अ मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइन, गुड। सेकेंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट, डिबेंचर्स, इट इज सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, इसके थ्रू भी फंड्स अरेंज हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। बैंक फाइनेंस, बैंक से फंड्स अरेंज करना। बैंक से फंड्स अरेंज जब हम करने जाते हैं ना, तो बैंक हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में फंड्स प्रोवाइड करती है। अलग अलग मोड्स में फंड्स प्रोवाइड करती है। एंड अलग अलग मोड्स क्या है? बैंक हमें टर्म लोन की फॉर्म में, बैंक गारंटी की फॉर्म में, बिल डिस्काउंटिंग, कैश क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट, बहुत सारे तरीके से बैंक हमें फंड्स प्रोवाइड करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इन फंड्स को कैटेगराइज करेंगे, हम इन सोर्सेस को कैटेगराइज करेंगे लेटर ऑन, जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिटेल में जाएंगे। बिल्कुल कैटेगराइज करेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे। ओके, यस,
शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल की फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे। सर इसी से एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया, एक और सोर्स ऑफ फाइनेंस है मेरे पास, एंड दैट इज रिटेन अर्निंग्स। ये हमने मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंसेस अपने सामने रखे। इन सोर्स ऑफ फाइनेंसेस में, इन सारे मोड्स में जिनसे हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं, इन सभी सोर्स ऑफ फाइनेंसेस के खुद के कुछ प्लस कुछ माइनस है, कुछ बेनिफिट्स कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन उन सबको एनालाइज करके हम अपना परफेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज करके लाएंगे। जैसे मैं यदि आप लोगों से बात करूं, किसको कौन सा फाइनेंस पसंद है, कौन कौन सा फाइनेंस अरेंज यूज करना चाहता है? सर इक्विटी शेयर कैपिटल, चलिए वाई इक्विटी शेयर कैपिटल? डेट, वाई डेट, वाई डिबेंचर? तो कंसर्न है, ऐसे ही हम कुछ नहीं बोल सकते ना। सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्शन, सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्शन अपने आप में एक मेजर डिसीजन है। क्यों मेजर है उस पर बात करेंगे, क्योंकि यदि आपने एक गलत सोर्स पिक कर लिया तो फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की तरफ जा सकते हैं, डिफॉल्ट रिस्क क्रिएट हो सकता है हमारे बिजनेस में। एक स्टेटमेंट आता है यार, स्टेटमेंट आता है, पहले मैं इनके एनालिसिस पे आता हूं। हम इन फंड्स में से, इन सोर्सेज में से किस सोर्स को प्रेफर करते हैं वो डिपेंड करता है इनके एनालिसिस पे। एनालिसिस दो पैरामीटर पे ले रहा हूं मैं, फर्स्ट इज कॉस्ट, नेक्स्ट इज रिस्क। कॉस्ट पे बात करते हैं, जब भी किसी से भी पैसा लोगे कॉस्ट आएगी, आएगी? हाँ सर बिल्कुल करेक्ट, आएगी यार, आएगी, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन ही गलत है यदि मैं पूछूं कि सोर्स यानी फंड्स जहां से लिए हैं उनकी कॉस्ट भी आएगी क्या? सर पैसा किसी से भी लो कॉस्ट तो आएगी, फ्री में तो कोई नहीं देता सर, वाइफ भी नहीं देती, नहीं देती यार बेटा, सही बोल रहा हूं। मैंने लिया था एक बार गलती से थोड़ा सा, 3 बार रिटर्न कर चुका हूं, अभी भी बाकी चल रहा है, वहां कॉस्ट सबसे ज्यादा आती है। होपफुली मेरी वाइफ नहीं देख रही हो, वहां पे कॉस्ट सबसे ज्यादा आती है। बट इन शॉर्ट, जोक्स अपार्ट, कॉस्ट आएगी, कहीं से भी फंड्स अरेंज करोगे कॉस्ट आएगी, दैट वी ऑल नो। बट कौन सी कॉस्ट आएगी, क्या कॉस्ट आएगी, लेके एक एक चलते हैं। व्हाट अबाउट इक्विटी शेयर? परफेक्ट, डिविडेंड, डिविडेंड की कॉस्ट आएगी। क्या होता है डिविडेंड बेटा? ओके, सॉरी गाइस माइक नहीं है इसलिए इनका आवाज आप तक नहीं आएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। परफेक्ट, सो ही सेज कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है amongst the funds provider, shareholder, and that distribution of profit, the part of the profit given to the shareholder is known as dividend. Perfect, very good. And same with preference share. हाँ ये हमने पढ़ा था, फिर वापिस पूछना चाह रहा हूँ, दोनों में सेम बात कर रहे हैं हम डिविडेंड, तो क्या दोनों के डिविडेंड में कुछ डिफरेंस है? यस, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स रेट से जाता है और इक्विटी का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट से जाता है। व्हाट अबाउट डिबेंचर? व्हाट अबाउट बैंक लोन? इंटरेस्ट। इन दोनों केसेस में जो हमारा कॉस्ट आएगा दैट कॉस्ट इज इंटरेस्ट कॉस्ट। ओके, एग्री? एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये कौन है एंजल इन्वेस्टर्स? एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं सर? एंजल इन्वेस्टर्स एंजल होते हैं, हाँ वो मूवीज में देखते हैं ना ऊपर से उड़ते हुए आ रहे हैं, वैसे ही एंजल है, वैसे ही एंजल हैं ये, एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिनका कोई नहीं उनका एंजल। मतलब
जब कहीं से कोई फाइनेंस नहीं मिल रहा होता है, मेनली इट कम्स विद स्टार्टअप्स। हाँ, कई सीरियल्स कई मूवीज में आपने देखा होगा, और इवन शार्क टैंक जहां की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के केस में कोई उन्हें फाइनेंस नहीं देता इनिशियल स्टेज पे, बिकॉज दे हैव टू प्रूव देयर बिजनेस। बैंक आपको कोलेटरल पे, बैंक आपको पास्ट परफॉर्मेंस पे, आपकी नेटवर्थ पे फाइनेंस करता है। तो ऐसे स्टार्टअप्स के लिए इनिशियली एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स को हम यूं कह सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स, जिनके पास हाई नेटवर्थ होती है, मतलब बहुत पैसा। इंडिविजुअल्स हैविंग ह्यूज मनी नोन एज हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, HNIs, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स। वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उन्हें स्टार्टअप्स में, यदि उन्हें लगता है कि दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल वर्क इन फ्यूचर, तो इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट, वो इनिशियल स्टेज पे वहां इक्विटी के अगेंस्ट में, ओनरशिप के अगेंस्ट में मनी इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। रिटर्न में क्या लेंगे? ऑब्वियसली रिटर्न में आपका कैपिटल का ओनरशिप, या कैपिटल लेंगे, ओनरशिप लेंगे। आप में कैपिटल इन्वेस्ट करना है तो आपकी ओनरशिप का एक पोर्शन लेंगे, और ओनरशिप लेंगे तो ओनरशिप का मतलब प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, और वो ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं लेंगे। जब कंपनी बड़ी हो जाएगी, मार्केट में प्रोडक्ट स्टेब्लिश हो जाएगा, आपका IPO लाया जाएगा, पब्लिक ऑफर लाया जाएगा, और उस पब्लिक ऑफर से पब्लिक से कैपिटल अरेंज करके ये इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से ही काम करते हैं। समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं। लेटेस्ट में, यस, लेटेस्ट में बहुत एग्जांपल्स हैं। आई विल शो यू लेटर ऑन। सब कुछ, सारा कुछ, हम सारा डिस्कशन प्रैक्टिकली कनेक्ट करके चलने वाले हैं, हर टर्म को प्रैक्टिकली डिस्कस करके चलने वाले, डोंट वरी। सिमिलरली वेंचर कैपिटलिस्ट बात करते हैं, वहां ह्यूज अमाउंट की बात हो जाती है। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स। व्हाट इज रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट में से अपने फंड प्रोवाइडर्स को उनका रिटर्न देने के बाद जो हमने रिटेन किया, बिजनेस में ही रख लिया। भाई पैसा कमाया, एक इंडिविजुअल की बात सोचो, चलो एक छोटा सा शॉपकीपर का दिमाग लगाओ, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर दुकान खुल के बैठा है, साल के एंड में प्रॉफिट आया, क्या वो प्रॉफिट सारा का सारा उठा के घर ले जाएगा और खर्च कर देगा? उसी का प्रॉफिट है ना। नहीं सर, सारा खर्च, हाँ कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता, बट यदि ऐसा उसने किया तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? तो क्या करता है, जितना जरूरत है ले जाता है, बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में, और बिजनेस को बड़ा करता है। सेम विथ कॉर्पोरेट्स, प्रॉफिट आया, डेट पे इंटरेस्ट दे दिया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, और जो बच गया या जो बचा लिया गया, मतलब पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सर, बिकॉज हमें फ्यूचर प्लानिंग करना है, हमारे पास कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम ये मनी, हम ये पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सेव करके, रिटेन करके बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगेन दैट रिटेन अर्निंग becomes a big source, internal source. It is basically completely internal source, किसी से मांगने नहीं जा रहे, खुद का कमाया हुआ ही बचा के वापस बिजनेस में लगा रहे हैं। इसकी भी कॉस्ट आती है यार, सबकी कॉस्ट आपने बोल दिया और परफेक्टली आंसर किया। डिविडेंड, शेयर्स कैपिटल के केस में, इंटरेस्ट, लोन्स एंड डेट्स के केस में, क्या रिटेन अर्निंग की कॉस्ट आती है? आती तो है बिल्कुल आती तो है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही इस लाइन से किया था कि कॉस्ट तो सबकी आती है, बट कभी रिटेन अर्निंग की कॉस्ट पे करते हुए देखा है? ये कंपनी कैसे पे कर रही है और किसको पे कर रही है? रिटेन अर्निंग की कॉस्ट किसको पे कर रही है? टू whom कंपनी इज पेइंग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग? किसका पैसा है? यस, किसका पैसा है?
हमने बोला हमारा हमारा मतलब कंपनी का मतलब, गाइस कंपनी का मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा है ये। कंपनी जितना भी प्रॉफिट बनाती है, मान लो कंपनी ने 100 रुपीज का प्रॉफिट बनाया, एंड आउट ऑफ 100 कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 30% to the shareholder as dividend and retain 70% of the profit, या 70 रुपीज कंपनी ने रिटेन कर लिया। Whose profit is this? ये 70 भी किसका प्रॉफिट है? यस, ये शेयर होल्डर का प्रॉफिट। कंपनी वांट रिटेन इट, विल शेयर होल्डर अलाउ? सपोज आप भी शेयर होल्डर हो, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपकी कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी कंपनी आपको बोलती है कि सर ये प्रॉफिट हुआ है, इतना सा तो हम दे रहे हैं और ये हम रख रहे हैं। यार ओनर की तरह सोचो ना, कंपनी को अलग क्यों मान रहे हो? ओनर की तरह सोचो ना। नहीं सर, हम तो ओनर की तरह नहीं सोच सकते, हम तो इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे। इफ दे अर्न समथिंग फॉर अस, आई वांट दैट। ओके चलो, कंपनी ने आपको बोला नहीं मानेगा, बोले नहीं मानेगा, अपन नहीं मानेगा, अपन अपना पैसा लेके जाएगा। ओके ये लीजिए सर, दे दिया, क्या करोगे इसका? बताओ क्या करोगे? नहीं मानना है ना? ले लो, नहीं मानना, ले लो, क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, बढ़िया बात। अब दो सवाल सुन लेना मेरे। जैसे ही मैं मनी आपको दूंगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको नहीं देना पड़ेगा, एज यू नो, पता है आपको तो अच्छी बात है कि कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर होल्डर टैक्स नहीं देता, कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती है। तो सर मैं यदि आपको 70 रुपीज दूंगा, तो इसमें से 20% तो आपका टैक्स में चला जाएगा, आपकी जेब में तो 56 पहुंचेगा, आपकी जेब में 56 पहुंचेगा। यार देखो 14 रुपीज तो तुमने गवर्नमेंट को दिला दिए पैसा लेने के चक्कर में, नहीं मानोगे? ओके, अब जब इसको इन्वेस्ट करने जाओगे, अब जब इसको इन्वेस्ट करने जाओगे, तो इन्वेस्ट करने के लिए भी कोई ना कोई ब्रोकर, कोई ना कोई मीडिएटर चूज करोगे, थोड़ा बहुत कमीशन वो खा जाएगा, और वो कमीशन ले जाएगा, और उसके बाद मान लो 54 रुपीज आप जाके कहीं इन्वेस्ट करते हो, तो उस पर रिटर्न कमाओगे, और मान लो उस पर आप 20% रिटर्न कमा रहे हो। कितना? 20%, ऑलमोस्ट कितना हो गया, चलो मैं मान लेता हूं 11 रुपीज का रिटर्न कमा रहे हो। तो जो पैसा मैं रिटेन कर रहा था, दैट वाज 70 रुपीज, वो आपने करने नहीं दिया और ले लिया, और लेके उस पार्ट पे कितना पैसा कमाया? 11 रुपीज। जस्ट लिसन में, हाँ, एक तो आप ऑलरेडी मेजर मनी तो मेरे यहां इन्वेस्टेड हो, ठीक है, उसके रिटर्न को कहीं और इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और उसमें भी सिर्फ 11 रुपीज कमा रहे हो। डू वन थिंग, लेट इट, लेट इट, होल्ड इट, मुझे रखने दो अपने पास, इसे मुझे लेने दो, मैं रख लेता हूं, और मैं आपको 11 से ज्यादा देता हूं, चलेगा? दो चीज, पैसा इधर उधर खर्च नहीं होगा, दूसरा आप टेस्टेड कंपनी जिसमें ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो, उसी में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं आपसे मैं, अभी चलेगा? मैं आपको 11 से ज्यादा दूंगा, अभी चलेगा? गाइस ज्यादा देना पड़ रहा है ना, कुछ ना कुछ उस पैसे को रिटेन करने के लिए मुझे शेयर होल्डर को कन्विंस करना है कि लेट इट हैपन, मुझे इसे रिटेन करने दो, उसके लिए मुझे उन्हें कुछ देना पड़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये बन जाएगी रिटेन अर्निंग की कॉस्ट। एक्चुअली currently I am not supposed to pay anything, but next time the earning of the shareholder should increase, because आपने उन्हीं का पैसा रोक के री इन्वेस्ट किया है।
तो रिटर्न तो देना पड़ेगा, फॉर श्योर देना पड़ेगा। यानी कॉस्ट तो इसकी भी आएगी। कॉस्ट हर सोर्स की आएगी। एंड नाउ डिसाइड कि कौन सा सोर्स आपको बेटर लग रहा है, विच वन इज बेटर। सर इक्विटी, यहां से आंसर आया, इक्विटी पसंद है आपको, क्यों? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इक्विटी पे डिविडेंड का कंपल्शन नहीं है, एग्री। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा बस यहीं पे, इक्विटी का डिविडेंड कंपलसरी नहीं है, एग्री। बट मैंने यहां अभी कॉस्ट की बात की, द वॉल्यूम अमाउंट ऑफ कॉस्ट की बात की। जैसे डिबेंचर्स पे हम बोलते हैं, लोन्स पे हम बोलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, से इट इज 10%। इक्विटी पे रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट फिक्स नहीं है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है, कितनी जा सकती है, कितना डिविडेंड देना पड़ सकता है ना, एग्री। एट फर्स्ट इंस्टेंट इट इज डिपेंड ऑन प्रॉफिट, नहीं, फर्स्टली इट इज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉफिट, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। कितनी कॉस्ट पे करनी है इक्विटी पे, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि प्रॉफिट कितना हुआ। मेनली एट फर्स्ट इंस्टेंस ये इस चीज पे डिपेंड करती है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी है। अब ये नया क्या बला आ गया, एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हो, ऐसा सवाल कि हमें कितना रिटर्न चाहिए, तो जितना मिलेगा कम होगा, अरे ह्यूमन नेचर। लेकिन कहीं तो लॉजिकली बात करेंगे। एज आई टोल्ड यू, मैं फंड मैनेजमेंट देखता हूँ, इंडिविजुअल्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो नॉर्मली कुछ इन्वेस्टर्स, एक इन्वेस्टर्स का एग्जांपल है, ये इन्वेस्टर मेरे पास आता है, सर आई वांट टू इन्वेस्ट माय मनी, सजेस्ट मी वेयर टू इन्वेस्ट। मैंने कहा सर 3 ऑप्शन है आपके हिसाब से, और आप जितना पैसा मुझे दिखा रहे हैं, मैं आपको 3 ऑप्शन बता रहा हूँ। एफडी करवा दो, 6% रिटर्न मिलेगा, एमएफ में डाल दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिल जाएगा 12% तक आपको रिटर्न आ जाएगा, 10 to 12%। या ओपन शेयर्स मार्केट में, शेयर्स इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दो। यहां सर, यहां तो रिटर्न कितना भी आ सकता है। बोले यहां कितना रिटर्न मिलेगा, आपको कितना चाहिए। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये आता है कि सर क्या यहां रिटर्न कंफर्म है, मैंने कहा नहीं है। श्योरिटी है, मैंने कहा नहीं है। व्हाट अबाउट एफडी, ये कंफर्म है, ये श्योरिटी है। बैंक डिपॉजिट्स ये मिलेगा, सर एफडी करवा दो, यही चूज कर लेता हूं। क्यों? कम रिटर्न से आप सेटिस्फाई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वहां पे श्योरिटी है। लेकिन जैसे ही आप शेयर्स में आते हो, स्टॉक्स में आते हो, कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, तब आपको कितना रिटर्न चाहिए। मैं आपको वहां बोल दूं 10 to 15%, यू विल से यार नहीं यार, इससे कैसे काम चलेगा। क्यों इससे काम क्यों नहीं चलेगा? सर रिस्क ले रहा हूं, रिटर्न की श्योरिटी नहीं है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। दैट इज द पॉइंट। अब शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है आई वांट 20% रिटर्न। क्या कंपनी को उसे 20% डिविडेंड देना पड़ेगा? सर कोशिश करनी पड़ेगी। इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मच रिटर्न टू द शेयर होल्डर।
in form of dividend that they are expecting. If you are earning that much profit, देना पड़ेगा सर. मतलब सर प्रॉफिट ज्यादा कमाते हो ना तो भी इंटरेस्ट 10% ही देना होता है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कमाते हो ना तो शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है. क्यों? क्योंकि डिविडेंड एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है और एक्सपेक्टेशन हमेशा हायर साइड पे मूव करती जाती है. तो अगेन आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट कि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मुझे सेलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर सोर्स को, तो विच वन इज बेटर ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन बेटर है भाई? हैव यू चेंज योर माइंड? ओके, नाउ एवरीवन इज एग्री विद मी कि सर यदि हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट्स वेरी मच क्लियर कि डेट का कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है एंड इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा होता है. इक्विटी कॉस्टलियर है सोर्स. और क्यों है? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है. तो हमारी पहली चॉइस हमारे सामने निकल के आ गई एंड द चॉइस इज कि इफ वी आर गोइंग और इफ वी आर एनालाइजिंग एंड इफ वी आर सेलेक्टिंग सोर्स ऑफ फंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, तो हमारी चॉइस हमेशा डेट होगी. डिबेंचर्स होंगे, लोन्स होंगे. देन सेकंड चॉइस की बात करते हैं, सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं, सेकंड एनालिसिस या एनालिटिकल टूल की बात करते हैं. तो हमारा सेकंड एनालिटिकल टूल क्या है? सेकंड एनालिसिस का पैरामीटर क्या है? एंड दैट इज रिस्क. सोर्स. हाँ भाई, पैसा लेने में भी रिस्क है. बिल्कुल है, पैसा लेने में रिस्क. किस बात का रिस्क है? पैसा क्या रिस्क है? बोलो, सोचो. आप पैसा ले रहे हो, उसमें भी रिस्क है. यस, पैसा लेने में रिस्क है. क्या? वापस देना है सर. मनी अरेंज करने में, फंड्स अरेंज करने में, फंड के सोर्स के डिसीजन में भी रिस्क है. ये फैक्टर है डिस्कस करने के लिए. इट्स इंपॉर्टेंट टू डिसाइड. क्या रिस्क है? हाँ रिस्क है. क्या रिस्क है? रिटर्न करना पड़ेगा सर, और वो यहां नहीं है. इक्विटी में रिस्क नहीं है. क्यों? इक्विटी कभी भी रिटर्न नहीं करनी है. आप नहीं चाहते रिटर्न मत कीजिए अंटिल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. बट यदि आप लोन्स की बात करते हैं, डिबेंचर्स की बात करते हैं, डेट्स की बात करते हैं, तो कंपल्शन है. तो सर पे बर्डन है. क्या? एक तो टाइमली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. यू कांट कमिट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. प्रॉफिट है या नहीं, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा. जेब से दो. दैट इज द रिस्क. अभी ऊपर बात किया ना इक्विटी में, डिविडेंड देना है या नहीं देना डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट. हाँ सर, एक्सपेक्टेशन मान लिया मैंने भाई. मैंने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर. अब शेयर होल्डर एक्सपेक्ट भी कब करेगा भाई? तुम कमाओगे, प्रॉफिट आएगा तो एक्सपेक्ट करेगा ना. आर यू गेटिंग इट? प्रॉफिट नहीं है, नहीं दे सकते सर, मत दीजिए. देयर इज नो कंपल्शन. रिस्क नहीं है कि नहीं देने पे डिफॉल्ट हो जाएगा. नो, डिफॉल्ट काउंट नहीं होगा. हाँ, मार्केट वैल्यूएशन पे इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि आपने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन शैटर्ड कर दी. वो एक अलग एस्पेक्ट होगा, उस पर भी बात करेंगे. लेकिन नहीं दे सकते, नहीं देंगे, कोई रिस्क नहीं.
इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और साथ में लोन का टाइमली रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, लोन का रीपेमेंट टाइमली करना पड़ेगा, नहीं किया तो डिफॉल्ट। बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अभी सर, अभी 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 एक मिनट, हमने कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था डेट्स आर बेटर, बट अभी लग रहा है डेट से तो दूरी रहना चाहिए। आ रहा है दिमाग में ऐसा कुछ, लग रहा है ना अंदर से यार दूर ही रहना चाहिए। नहीं भाई, यदि डेट ऐसे ही होते कि जिनसे हम दूर ही रहेंगे, यानी यदि ये एक परसेप्शन आता है लोगों का, मुझे भी सुनने को मिलता है कि यार डेट सो काम में ही नहीं लेना, लोन तो लेके काम ही नहीं करना, भाई गलत जवाब, टोटली रॉन्ग परसेप्शन है। लोन लेके यदि काम ही नहीं करना, लोन का ऑप्शन ही चूज नहीं करना, तो ये सोर्स ही नहीं होता ना, ये हटा ही दिया जाता ना, ये ऑप्शन ही दुनिया से खत्म हो जाता। ये ऑप्शन है, मतलब हाँ यूजफुल है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आई एम यूजिंग इट, आई एम तो यूजिंग इट इन रूटीन लाइफ ऑल्सो, और आई एम तो यूजिंग इट इन माई बिजनेस ऑल्सो। बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है, लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं है। सर कंपनियां डूब गई, लोन पे नहीं कर पाई तो यस दैट इज द प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द सोर्स, you can select that source, but the problem is management. The actual problem is the management. फंड्स अरेंज लोन से होगा भाई, और बढ़िया है। और सोचो इनिशियली आपका कैपिटल कौन देगा, और खुद का पैसा कितना लगा लोगे। लोन में बहुत फायदा है, मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे मकान खरीदना है, आई हैव 50 लाख रुपीज इन माय हैंड, कैश इन हैंड, और मुझे मकान खरीदना है, 50 लाख रुपीस का मुझे मकान खरीदना है। ओके, 50 लाख रुपीस का मुझे मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है। आके बोलता है कोई मुझे कि यार क्या कर रहा है, हमने कहा यार फ्लैट लेना है, तो ठीक है ना, पैसा है ना, मैंने कहा नहीं, पैसा होने से क्या, पैसे से तो फ्लैट नहीं खरीदूंगा, तो लोन लूंगा। क्या बात कर रहा है, पैसा होते हुए लोन लेगा, ब्याज देगा, रिस्क लेगा। भाई 50 लाख रुपीस जो मेरे पास है, आई कैन इन्वेस्ट दैट 50 लाख रुपीस, आई कैन यूज दैट 50 लाख रुपीस इन माई बिजनेस, इन माई इन्वेस्टमेंट, and can earn 15% return, and I can arrange loan at 10%। अब मैं 10% पे फाइनेंस अरेंज कर सकता हूं, लोन लेके मकान खरीद सकता हूं, और मेरे पास जो मनी है मैं उसे 15% पे इन्वेस्ट कर सकता हूं। 5% बच रहा है ना घर में, बच रहा है नहीं बच रहा 5%। बट द प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट। आपने जो लोन लिया उसको टाइमली लिक्विड रखो, टाइमली लिक्विडिटी रखो, और अपने लोन का टाइमली पेमेंट करते रहो, इंटरेस्ट टाइमली देते रहो। जो 50 लाख रुपीस आपके पास है, उसे इन्वेस्ट करते वक्त कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। वो 15% सोचा था ना, वो आना चाहिए। और यदि ऐसा प्रॉपरली आपने पूरा मैनेजमेंट संभाल लिया, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट किया, रेगुलरली यू आर गेटिंग 15% एंड रेगुलरली यू आर रीपेइंग योर लोन एंड इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम यार। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? मकान का मजा भी ले रहे हैं और 5% पैसा भी कमा रहे हैं। बोलो,
क्या कहते हो? है बेटर चॉइस, बट द प्रॉब्लम इज योर finance management, your fund management, your investment strategy, your control over your investment must be perfect, up to the mark. Otherwise तो हाल होगा किंगफिशर एयरलाइंस, वीडियोकॉन, रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम, जिनके साथ प्रॉब्लम ये रहा, फंड्स तो अरेंज किया, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रॉपरली मैनेज नहीं की, और टाइमली डेट को रीपे नहीं कर पाए। वीडियोकॉन का कुछ टाइम पहले का ही मेरे पास एक डेटा था, वीडियोकॉन वाज इन डेट ऑफ 90,000 करोड़ रुपीस, एंड लेटर ऑन उनके डायरेक्टर्स ने, एमडीज ने क्लैरिफाई किया था कि नहीं सर, इट इज नॉट 90,000, इट्स जस्ट 39,000 करोड़ एंड वी विल रीपे। तो कितना इतना लोन बना कैसे भाई, डिफॉल्ट क्यों कर गए? बोले सर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। सो द प्रॉब्लम, अगेन वापस, प्रॉब्लम क्या है? सोर्स? नो, नॉट एट ऑल सर, सोर्स इज नॉट द प्रॉब्लम। सोर्स तो अच्छा है, प्रॉब्लम है मैनेजमेंट, वो सब प्रॉपर होना चाहिए, एंड दैट वी हैव टू स्टडी कि कैसे मैनेज करना है, वो सबसे मेन चीज है। चलो यहां पे जो बात चली है, इसी बात को लेट मी कनेक्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहीं से कनेक्ट करता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, forecasting, planning, organizing, directing, control of financial resources, of financial resources with the object of, or in the line of achieving organization goal। ये है एफएम, इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। सो यदि इस पूरी डेफिनेशन को देखें ना, तो अभी जितनी भी बात मैंने की, इतनी देर से जो हम ये बातें कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। पहले आप फोरकास्ट करोगे, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, वहां तक जाके सोच लोगे, देख लोगे, भविष्य देखने लगेंगे हम। हाँ, मतलब ज्योतिषी नहीं बन जाएंगे, लेकिन बिजनेस में आगे क्या होने वाला है, आपके इकोनॉमी में आगे क्या होने वाला है, कौन से नए डेवलपमेंट्स आने वाले हैं, कौन से सिनेरियोज क्रिएट होने वाले हैं, वो हम फोरकास्ट करेंगे। और जब वो हमें पता होगा कि ये होने वाला है, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम कैसे रिएक्ट करेंगे, या हमें क्या करना होगा, और हमें क्या करना चाहिए, वी विल प्लान दैट। वंस आपने दो चीजें सोच ली, क्या होने वाला है और जो होने वाला है उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, वंस योर प्लानिंग इज रेडी, नाउ थिंक, क्या सब प्लान बन गया,
हमें क्या करना है हमें समझ में आ गया है, हमने प्लान लेआउट बना लिया, अभी अभी इसके लिए पैसा चाहिए। देन अरेंज द फंड, ऑर्गेनाइज इट, ऑर्गेनाइज द सोर्सेस, सोर्सेस ऑर्गेनाइज करो, अरेंज करो, है तो ऑर्गेनाइज करो। वंस प्लान इज रेडी, फंड्स ऑर्गेनाइज्ड, डायरेक्ट द फंड टुवर्ड्स द प्लान, उस फंड को, ऑर्गेनाइज्ड फंड को प्लान की तरफ, मतलब उसका डायरेक्शन मोड़ दो, इधर निकल, ऊपर बना लिया पैसे का टोकरी, इधर प्लान, इधर पाइपलाइन, ये डायरेक्शन, जा भाई इस प्लान में, इस प्लान को एग्जीक्यूट करो बाय डायरेक्टिंग द फंड, दैट मींस बाय इन्वेस्टिंग द फंड इन दैट डिसाइडेड प्लान। हो गया, प्लान एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड। एंड नाउ सर काम ऐसे खत्म नहीं होता, नाउ द प्रॉपर कंट्रोल, अब उसे कंट्रोल करना है कि जो एग्जीक्यूशन हमने स्टार्ट किया है, जो प्लान हमने एग्जीक्यूट करने के लिए फंड्स डिप्लॉय किए हैं, क्या वो प्लान, क्या वो मेरा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहा है, दैट कंट्रोलिंग पार्ट, कंट्रोल इट। अब उस कंट्रोलिंग प्रोसेस को और उस एग्जीक्यूशन को लेके जाइए फाइनलाइजेशन तक, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। और यहां यदि आपने किसी भी स्टेप पे डिफॉल्ट कर दिया, मतलब रॉन्ग डिसीजन ले लिया, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, देन यू विल कोलैप्स। तो लगेगी बिल्कुल, वहां जाके हम डिफॉल्टर होते हैं, क्योंकि हम मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते। सो अगेन द प्रॉब्लम इज नॉट इन रिसोर्सेस, प्रॉब्लम इज इन मैनेजमेंट। एक एग्जांपल यू ले सकते हो, कोविड आया था, बिल्कुल आया था, सबकी लाइफ में आया था, मेरे अकेले नहीं आया था। उस पीरियड में अच्छे अच्छे कोलैप्स कर गए, अच्छे अच्छे बिजनेसेस, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस डिफॉल्ट कर गए, लेकिन कईयों ने बहुत बेटर तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एनकैश कर लिया, जिसमें एक बहुत अच्छा सा नाम है, पूना वाला, आधार पूना वाला, नहीं जानते, नहीं जानते, अपनी अपनी बॉडी में वो छोटा सा इंजेक्शन का लिक्विड लेके बैठे हो, उसी की वजह से। हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, जिसने इंडिया में कोविड का वैक्सीन बनाया था, कोविशील्ड। हाँ, एक चाइना से आया था, एक स्पुतनिक कहाँ से, रशिया से आया था, और एक इंडियन था, कोविशील्ड, दैट वाज डेवलप्ड बाय आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट। उन्होंने देख लिया वो विजन, फोरकास्टिंग, ये हो सकता है, ये जाने वाला नहीं है, ये कोविड जाने वाला नहीं है, ये जाने वाला नहीं है, तो कुछ तो करना रहेगा, सब कर रहे हैं, हम क्यों नहीं, हम भी बनाएंगे, बनाओ चलो प्लान, कैसे बनेगी, रिसर्च पे लगा दिया सभी को, फॉर्मूला डेवलप करो, फॉर्मूला डेवलप करो, टेस्ट करो, और जब फाइनलाइज हुआ, ऑर्गेनाइज किया, फंड ऑर्गेनाइज किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, प्रॉपर कंट्रोलिंग, गवर्नमेंट सप्लाई, एक्सपोर्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्टली मैनेज्ड, एंड दे अर्न a huge amount, plus
रेपुटेशन तो बहुत बड़ा हो ही गया यार। बार बार वही चीज आती है, सोर्स सोर्स में डेट डेट डेट। अरे कौन सा कंपनी डेट पे काम नहीं करता? एक तरफ मैंने आपको रिलायंस कॉम का एग्जांपल दिया, अनिल अंबानी, दूसरी तरफ मुकेश अंबानी। जियो लॉन्चिंग पे बहुत बड़ा डेट था और कुछ सालों के अंदर कंपनी डेट फ्री हो गई। प्रॉपर मैनेजमेंट, लोन लेना बुरा नहीं है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर करो, लोन रीपे होता है। और फिर अभी लोन लिया है, हाईएस्ट एवर लोन, वापस रिलायंस इंडस्ट्री हाईएस्ट एवर लोन बोरो किया है 5G की लॉन्चिंग के लिए, 5G के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। इतना कॉन्फिडेंस है यार, मैनेजमेंट इज दैट मच प्रॉपर यार। किधर जाएगा? हम निकालेंगे और टाइमली रीपे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज अ फर्स्ट decision that management has to take, the first area of financial management जहां पे management has to work, financing decision. So लगा ना, important one, ऐसे ही नहीं आएगा। तो पहला कंसर्न इस चीज में क्या था सर? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट 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 के बेसिस पे तो फंड सेलेक्ट होगा, कॉस्ट के बेसिस पे ही तो ये सिलेक्शन बनेगा कि सोर्स कौन सा लेना है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे वी हैव 3 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिस चैप्टर में हम इन सारे सोर्सेस की कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका समझेंगे, इन सारे चैप्टर्स की कॉस्ट कैसे, सारे सोर्सेस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम वो प्रोसीजर समझेंगे। कॉस्ट का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं होता कि लोन मिला 10% पे तो 10% ही कॉस्ट है, नहीं, बहुत कुछ है उसके अंदर। दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहां से हम अपना एक्चुअली मेन स्टडी स्टार्ट करने वाले, प्रैक्टिकल पोर्शन जहां से हम अपना स्टार्ट करने वाले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें सेकंड, अभी जब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना यहाँ पे हमने, कि जब कॉस्ट की बात करते हैं तो डेट्स बेटर हैं, और जब रिस्क की बात करते हैं तो लगता है इक्विटी बेटर है। अभी क्या? तो अभी कोई भी एक 100% परफेक्ट चॉइस नहीं है, कोई भी एक सोर्स आपके लिए प्योरली परफेक्ट सोर्स नहीं। तो डेफिनेटली हमें इनके कुछ कॉम्बिनेशंस डिजाइन करने पड़े, यानी मिक्स बनाना पड़ेगा। कुछ पार्ट कैपिटल इक्विटी का हो, कुछ पार्ट डेट का हो। कितना इक्विटी कितना डेट, मेरी टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल का, टोटल रिक्वायर्ड फंड का कितना पोर्शन मैं इक्विटी से फाइनेंस करूं और कितना पोर्शन डेट लेके आऊं। बहुत सारी चॉइसेस बन सकती है, और उन्हीं सारी चॉइसेस और उन्हीं के प्लस माइनस को एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 हमारे फेमस महाशय जो ज्ञान देके गए हैं, अच्छा देके गए हैं ऐसा नहीं है, जिन्होंने अपने तरफ से थ्योरीज डेवलप कर दी कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा होगा, चॉइस आपकी, हम तो बता के चले गए। उसमें आपके पास गॉर्डन आएंगे, वॉल्टर आएगा, मोदी, गिलियानी एंड मिलर, ऐसी थ्योरीज आएंगी। यानी हमें पढ़ना होगा कैपिटल स्ट्रक्चर theories is our second chapter in this part। ये हमारा इस सेगमेंट का सेकंड चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बाद एक और चैप्टर आता है इसके अंदर, जो भी हम पढ़ेंगे, लिवरेजेस। लिवरेजेस, इसमें नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बनेगा लिवरेजेस। ये 3 चैप्टर मिला के हमारा
फाइनेंसिंग डिसीजन वाला पोर्शन बनता है। दो बात तो हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे यूजिंग सम थ्योरीज, और लिवरेजेस उसी की तरफ हमें गाइड करेगा। किस तरफ? लिवरेजेस का मतलब क्या है, एक जिस इसका भी लेके चले, जब इतनी बात हमने कर ली है तो इसका भी एक जिस लेके चले कि लिवरेजेस का क्या। सर लिवरेजेस आपको एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिटर्न। जैसे ओके फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइविंग अ कार, चलाया है? कुछ ने तो चलाया है, ओके। तो आपने यदि कार चलाया है तो आपको एक सिचुएशन देखो, यू वांना स्पीड अप योर कार, तो क्या करोगे? एक्सीलेटर प्रेस करोगे, और एक्सीलेटर प्रेस करने से कार की स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं। देखना, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आपका कार कौन से गियर में चल रहा है। यदि आप सेकंड गियर में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आप एक्सीलेटर प्रेस करो, स्पीड तो बढ़ेगा लेकिन शायद उतना नहीं। लेकिन यही आप फिफ्थ गियर में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और फिर एक्सीलेटर प्रेस करो, डिफरेंस आएगा। दैट इज नोन एज लिवरेज। लिवरेज मतलब एफर्ट के कंपैरिजन में रिटर्न कितना आ रहा है, एफर्ट के कंपैरिजन में रिटर्न कितना आ रहा है, सेल्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना आ रहा है, और वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट पे। यदि हमारे बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है तो हमारे हर इनिशियली प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन हर बार सेल्स बढ़ने से प्रोपोर्शनेट रिटर्न बहुत ज्यादा होता चलेगा। अभी ऐसे शायद वर्बली बात इतना ज्यादा क्लिक ना करे, चलो करेगी। एक एग्जांपल लेता हूं, एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी की सेल है 100 CR and that company is earning 20 CR, प्रॉफिट इज 20 CR, सेल इज 100 CR। और दूसरी तरफ एक और कंपनी है जिसकी सेल है 1000 CR और उसका प्रॉफिट है 50 CR या 30 CR। कौन सा प्रॉफिट, कौन सा कंपनी बेटर है? आपको कौन सा पसंद है? आप विच वन? 30 CR, ओके ही सेज 30 CR। ओह सर ज्यादा प्रॉफिट तो 30 CR का ही है। यही प्रॉब्लम है, यहीं पे लिवरेज एक्सप्लेन करता हूं। 100 करोड़ के सेल पे 20 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और ये 1000 करोड़ की सेल पे 30 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। अगले साल इसने सेल कर दी डबल, डबल ट्रिपल, लो चलो प्रॉफिट भी मान रहा हूं प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो गया 60 CR। 100 करोड़ की सेल को 300 करोड़ करना बहुत बड़ा काम नहीं है, क्या ये ट्रिपल कर सकता है? ये अपनी सेल को कितना भी पुश कर ले, कितना भी पुश कर ले, इसकी सेल डबल हो जाएगी तो भी प्रॉफिट 60 CR। अब प्रोपोर्शनेट चेंज देखो, यहां जो रिटर्न आ रहा था वो 20% था, यहां जो रिटर्न आ रहा था वो 3% था। तो 100 करोड़ वाली कंपनी के एफर्ट पे मल्टीपल ऑफ सेल्स होने के चांसेस ज्यादा है और रिटर्न उतना ही मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन वहीं 1000 करोड़ वाली कंपनी शायद सेल को मल्टीपल ना कर पाए।
कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट को डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस दिस चैप्टर। तो ये हमारे 3 chapters of syllabus, first 3 chapters of syllabus, cost of capital, capital structure theories and leverages, जो हमारे फर्स्ट डिसीजन, मेजर डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं गाइस, हाँ, और सिलेबस के अभी मैंने 3 चैप्टर की बात की है दैट आर कनेक्टेड विद द फर्स्ट डिसीजन। तो थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं चैप्टर सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। विल कंटिन्यू